नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने रेडियल सिमेट्री को छोड़ के बाइलेटरल सिमेट्री बना ली, क्योंकि जब आपके पास मूवमेंट की कैपेसिटी आ जाए तो मूवमेंट के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जेलीफिश के अंदर हमने देखा कि वो मूव तो करती हैं लेकिन वो बाकायदा किसी जगह पर जाती हुई महसूस नहीं होती हैं। ऐसे नहीं लगता कि वो किसी एक डायरेक्शन में जा रही हैं, बल्कि वो एक ही जगह पानी में खड़ी हुई मूव करती रहती है और एक्चुअली उसकी मूवमेंट का मकसद ये है कि खुराक उसकी तरफ आए और वो उसको खा ले। उसके मुकाबले में अगर आपने अपनी खुराक को ढूंढना है, जाना है खुराक के पीछे, तो उसके लिए आपके पास एक हेड होना चाहिए, एक सर होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं वो डायरेक्शन आपकी हेड वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन को आप टेल कहेंगे। और फिर जब आपका हेड और टेल होगा तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड भी होंगी, आपकी कमर भी होगी, आपका पेट वाली साइड भी होगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें हेड होता है उसमें इमेजिन करके देख लें तो ये सारे बॉडी के इर्द गिर्द के इलाकों को हमने नाम दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें लेफ्ट और राइट साइड्स होती हैं इनको हम बाइलेटरल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और अगले तमाम फाइला को हमने ग्रेड बाइलेटरिया में रखा हुआ है। ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि बॉडी 3 जर्म लेयर्स से मिलकर बनती है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल है कि बॉडी में लेफ्ट और राइट साइड्स होती हैं, एक हेड होती है, एक टेल होती है। सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस आता है। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस का लफ्जी मतलब है फ्लैट वर्म्स। अब वर्म कहते हैं गिंडोए या केंचुए जैसी किसी चीज को, ठीक है। गिंडोए देखे हैं सबने, ठीक है। तो वो पतली लंबी सी बॉडी होगी तो उसको हम वर्म कहते हैं। और अगले 2-3 ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स को आप देखेंगे कि उसमें जो एनिमल्स आते हैं उनके लिए हम जनरल टर्म वर्म की ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं। प्लेटी का मतलब प्लेट लाइक, फ्लैट हैं, चपटे हैं प्लेट की तरह, फ्लैट वर्म्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट फ्लैट वर्म्स, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस का लफ्जी मतलब है फ्लैट वर्म्स, चपटे कीड़े। ना ही उर्दू में वर्म की कोई खास ट्रांसलेशन मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन ऑर्गेनिज्म है, चपटे से ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, यानी कि अंदर कोई हार्ड पार्ट, कोई हड्डियां वगैरह फिलहाल नहीं है। डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है। अब डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड का मतलब क्या है? आपने टॉम एंड जेरी देखे हुए हैं और उसमें आपने देखा हुआ है कि बाज दफा क्या होता है कि वो एक बड़ा सा जनाब पत्थर आ रहा होता है और टॉम आगे आगे भाग रही होती है और वो क्या होता है, वो पत्थर उसकी कमर पे से गुजर जाता है, देखा हुआ है। तो जब वो कमर से गुजरता है और वो फ्लैट हो जाती है उसकी बॉडी, तो ये जो बॉडी फ्लैट हो गई इसको हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, यानी कि वो पेट के बल जमीन पे गिरी, उसके ऊपर कोई चीज, कमर के ऊपर आगे चीज गिरी तो वो कमर और पेट वाली साइड से पिचक गई, ठीक है, फ्लैट हो गई, पत्ते की तरह फ्लैट हो गई। तो इसको डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो डॉर्सल साइड कहते हैं कमर को, वेंट्रल साइड कहते हैं पेट वाली साइड को। तो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी होती है इनकी, देखने में पत्ते जैसे नजर आते हैं, यहां पे आपको दिखाया हुआ। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है। एसिलोमेट्स हैं, यानी कि बॉडी के अंदर सारा इलाका मीजोडर्म ने कवर कर लिया, दरमियान में पेट के अलावा कोई खाना मौजूद नहीं है। और प्रोटोस्टोम्स हैं, यानी कि इनके अंदर वो प्रोटोस्टोम्स वाले सारे कैरेक्टर होंगे। 3 फाइलम हमने कहा था कि प्रोटोस्टोम्स में होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बॉडी का एक बाकायदा हेड है, बाकायदा टेल है, कमर वाली साइड है, पेट वाली साइड है, इसी तरह लेफ्ट और राइट को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी, इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री में ऑर्गन्स पेयर की फॉर्म में अरेंज होंगे और सिर्फ एक एंगल से आप बॉडी को काटेंगे तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। वो सी एनेमनी वाला हिसाब नहीं रहा कि किसी भी एंगल से काटें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड यहां पे क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि आगे कुछ ग्रुप्स आएंगे जहां चल के आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर खाने बने हुए हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, इसलिए ये अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं।
ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इस ग्रुप में वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं, मेडिकली इंपॉर्टेंट भी हैं और इस वजह से एमडी कैट में भी इसमें से ऑब्जेक्टिव आती है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना हुआ है, देखा भी होगा, टीनिया सोलियम। टेप वर्म को कहते हैं फेसियोला हेपेटिका, हेपेटिका वर्ड पहले भी आया हुआ है। लिवर, तो लिवर फ्लूक को कहते हैं, यहाँ पे ये लिवर फ्लूक दरमियान वाला जो पत्ता दिखाया हुआ है ये लिवर फ्लूक है। इसी तरह शिस्टोसोमा है ब्लड फ्लूक, ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है राइट साइड पे, और इसी तरह प्लेनेरिया दिखाया हुआ आपको लेफ्ट साइड पे। अब इनके साइजेस में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो नीचे टेपवर्म आपको दिखाया हुआ है इसके साथ एक फुट रखा हुआ है, तो आप देखें तो कम से कम 10-15 फुट का है, आपके पेट में पाया जाता है अमूमन, ठीक है। उसके मुकाबले में ये जो आपका प्लेनेरिया है ये बिल्कुल छोटा सा होता है, तकरीबन इतना छोटा होता है जितना आप नाखून काट के फेंकते हैं, तो उतने साइज का ये होता है रफली, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में कॉमनली पाए जाते हैं, यानी कि जमीन के दरमियान वाले इलाके जहां पे गर्मी होती है, बरसात का मौसम होता है, तो वहां पे कॉमनली रहते हैं और अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे फायदा लेते हैं। बाज ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग है, आजादाना रह सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा पी के गुजारा करते हैं, मसलन डुगेसिया। प्लेनेरिया को कहते हैं, प्लेनेरिया आपको ये पहले नंबर पे दिखाया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। साइज चंद मिलीमीटर के प्लेनेरिया से लेकर कई मीटर के टेपवर्म तक का साइज हो सकता है। अब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है और डाइजेस्टिव सिस्टम पिछले ही ग्रुप से लिया हुआ है। तो पिछले ग्रुप में डाइजेस्टिव सिस्टम एक थैला सा था, यहां पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम एक थैला सा है, लेकिन उस थैले की ब्रांचेस बन गई हैं। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लें, जैसे आपने एक गुब्बारा देखा है। गुब्बारा क्या होता है? एक सिंपल सैक होता है, एक गोल सा थैला सा ही होता है, वो भी एक उसकी एंट्रेंस होती है, वहीं से हवा बाहर भी निकालनी है तो निकालेंगे, या आपने उसके अंदर कोई सिक्का डाल दिया है तो उसी सुराख से बाहर आएगा। उसके मुकाबले में आपने वो गुब्बारा देखा होगा जो उसको फैलाएं तो वो जनाब कोई घोड़ा बन जाता है, या और कोई इस तरह की, मतलब उसकी टांगें भी होती हैं, दुम भी होती है, सर भी होता है, ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, आगे से गुब्बारे की कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो यहाँ पे भी सैक है, थैला है, लेकिन उस थैले की आगे से ब्रांचेस बनी हुई हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये उसका मुंह दिखाया हुआ है और आगे से वो एक ट्यूब सी जा रही है, और ये ट्यूब 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक हिस्सा बॉडी में आगे की तरफ चल रहा है, ये यहाँ पे, दूसरा हिस्सा, ये 2 हिस्से पीछे की तरफ आ रहे हैं, और उन ये जो 3 हिस्से बन रहे हैं उनकी भी आगे से ब्रांचेस हैं और उनकी फिर और आगे ब्रांचेस हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका एक्चुअली, और ये एक बड़ा सा थैला है। अब ये मुंह है जो पेट की तरफ लगा हुआ है, नीचे की तरफ, ठीक है, और यहीं से खाना वो खाता भी है, जो चीज खा ली बाद में डाइजेस्ट कर ली, डाइजेस्ट करके वापस यहीं से बाहर निकालनी है। कोई दूसरा सुराख उसकी बॉडी में नहीं है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट बाहर निकाला जा सके, तो इसको हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम नहीं है, और कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि वो पकी पकाई, उनको खाने को हलवा मिल जाता है, तो उनको कभी डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में रह रहे हैं, वहां पे पहले से डाइजेस्टेड फूड मौजूद है, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो खुद डाइजेस्ट करते ही नहीं है, तो इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अलबत्ता मौजूद है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्रांच्ड है। यहां पर आपको ब्लू कलर में दिखा रहा है कि जी वो डिफरेंट पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे से वो बल्ब नुमा स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और वो आपस में नालियों के साथ जुड़े हुए हैं। इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस लिए होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली होता है बॉडी से नाइट्रोजन के वेस्ट निकालने के लिए। अब आपकी बॉडी अमीनो एसिड्स बनाती है और अमीनो एसिड्स को तोड़ती भी है। तोड़ने के दौरान अमूमन NH2 अलहदा होता है, और उस NH2 के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ के आप NH3 बनाते हैं, अमोनिया गैस। और ये अमोनिया जहरीली होती है, इसलिए अमूमन बॉडी से बाहर फेंक दी जाती है, और इसी को निकालने का सिस्टम आपका भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, जिसमें आप यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। उसका येलो कलर जो है वो एक्चुअली यूरिया की वजह से है, जो अमोनिया को जोड़ के बनाई गई है, ठीक है।
तो वो अमोनिया जहरीली गैस है और वो बॉडी से निकालनी पड़ती है वक्तन फवक्तन। तो ये भी अमोनिया निकालते हैं और अमोनिया निकालने के लिए इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए और एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्रांच्ड होता है, यानी कि वो ब्रांचेस हैं, नालियां बनी हुई हैं और ये मुश्तमिल होता है फ्लेम सेल्स पे। अब फ्लेम सेल किसे कहते हैं? ये यहाँ पे जो आपको बल्ब जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं थोड़े फूले हुए से, ये एक्चुअली क्या है कि ये नालियों की टिप के ऊपर एक स्पेशल सेल लगा हुआ है। इस सेल को फ्लेम सेल कहते हैं। अब इसको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल सा सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, कुछ साइटोप्लाज्म है, लेकिन एक सीलिया का गुच्छा लगा हुआ है और वो सीलिया का गुच्छा यूं टिमटिमाता रहता है, मूव कर रहा होता है। माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ऐसे महसूस होता है जैसे मोमबत्ती का शोला वो हिल रहा होता है हल्का हल्का। तो इस वजह से इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। और ये फ्लेम सेल क्या करता है? अब ये बॉडी में, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, अपने इर्द गिर्द से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। उस पानी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इस नाली में डाल देंगे और इस नाली से ये बड़ी नाली और फिर और बड़ी नाली और बॉडी में नीचे की तरफ काफी सारे सुराख होंगे, अपने करीबी सुराख के जरिए से बॉडी से बाहर उस वेस्ट को फेंक देंगे। नर्वस सिस्टम है और बाकायदा प्रॉपर नर्वस सिस्टम मौजूद है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जिनको हम गैंग्लिया कहते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जहां पर न्यूरॉन्स मिलजुल कर काम कर रहे हो उनको गैंग्लिया कहते हैं। और ये गैंग्लिया फैसला करते हैं कि बॉडी क्या करना चाहती है, क्या करना है और कैसे करना है। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है, वेंट्रल कहते हैं बॉडी की पेट वाली साइड को, तो पेट के साथ साथ नर्वस सिस्टम चल रहा है। अब हमारा नर्वस सिस्टम किस तरफ चलता है? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड कहां पे होती है? बॉडी की डॉर्सल साइड पे होती है। डॉर्सल कहते हैं कमर वाली साइड को। तो हमारे अंदर कमर के साथ साथ चलती है, लेकिन इसके अंदर पेट के साथ साथ चलती हैं नर्व कॉर्ड्स। दो नालियां हैं यहां पर आपको दिखाई हुई हैं। और इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में एक तरफ ऑर्गेनाइज हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। जिस तरफ ज्यादा सेंस ऑर्गन्स मौजूद हों उस पार्ट को हम एंटीरियर एंड कहते हैं। एंटीरियर का मतलब है आगे वाला, एंटे कहते हैं आगे वाले को। तो सेंस ऑर्गन्स बॉडी में अगले किनारे में जमा हो गए। सर, अब जिस जगह पर सेंस ऑर्गन जमा हो गए उसको हम एंटीरियर एंड कहेंगे या उसको हम हेड कहेंगे। तो एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट हेड मौजूद है और हेड हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी दुम किसी साइड पे पहले जाती है और वहां पे शिकारी है तो शिकारी खा लेगा, आपको पता ही नहीं लगना। तो लिहाजा आप क्या करते हैं कि पहले सर उस तरफ लेके जाते हैं, चेक करते हैं कि कोई शिकारी तो नहीं है, फिर उस सुराख में घुसते हैं। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म ने मूव करना है उस डायरेक्शन में हेड मौजूद होता है। और ये एक नई इजाद है, हेड का तज़किरा इससे पहले हमने नहीं किया। माउथ का किया, पेट का किया, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में पहले हेड मौजूद नहीं था। ये वो पहला ग्रुप है जिसने प्रॉपर हेड इजाद किया। हेड के ऊपर सेंस ऑर्गन्स लगे हुए हैं और मुंह में, नाक में सेंस ऑर्गन्स है, आंखों में, कानों में है। और उस हेड के अंदर गैंग्लियन मौजूद है, न्यूरॉन्स के गुच्छे मौजूद हैं जिनके जरिए से फैसला किया जाता है कि इस सुराख में घुसने का फायदा है भी या नहीं है, या शिकार जा रहा है तो किधर को चला गया, उसके पीछे पीछे जाता हूं। तो ये फैसला करते हैं और फौरी तौर पे सिग्नल भेजते हैं मसल्स को। पूरी बॉडी में नर्व कॉर्ड में, वो जो नर्व कॉर्ड चल रही है पूरी बॉडी में, वो सिग्नल लेके जाती हैं। बॉडी के अंदर मसल्स मौजूद हैं, वो मसल्स एक्ट करते हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है, अपने शिकार का पीछा कर सकता है या शिकारी से बच सकता है।